हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रेड 12 मैथमेटिक्स. तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं ग्रेड 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने, जो कि क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन. बेटा ध्यान से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन यहाँ पे होगा. सो सो दैट आपको कोई भी, हम लोग की जैसा जानते हैं कि 8 मार्च को क्या होने वाला है? सर बोर्ड का पेपर होने वाला है मैथ्स का. 8 मार्च को होने वाला है मैथ्स पेपर ऑफ योर बोर्ड एग्जाम. तो आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए कि कौन कौन सा चीज़ है और क्या क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है सेट्स. सबसे पहला टॉपिक है सेट्स. सेट्स कहते किसको हैं? सर सेट्स कहते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट को. सर समझ नहीं आया. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट. मतलब सर ये वेल डिफाइंड जो लिखे हैं इसका क्या मतलब है? अ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ध्यान से समझना बेटा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे पूछ दूं योर फेवरेट क्रिकेटर, और आपसे पूछ दूं एन इवन प्राइम नंबर. दो क्वेश्चन मैं पूछा हूं, एक फेवरेट क्रिकेटर और एक इवन प्राइम नंबर. पूरे दुनिया वालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, ठीक है सर. तो हो सकता है फेवरेट क्रिकेटर में कोई बोले एम एस धोनी, हम्म, कोई बोल दे विराट कोहली, अभी की यंग जनरेशन, कोई बोल दे सचिन तेंदुलकर. यस सर, और भी कोई डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ले सकते हैं. बट यदि मैं पूछ रहा हूं एन इवन प्राइम नंबर, तो सब लोग क्या टू ही बोलेंगे किसी से पूछेंगे तो? यस सर. तो बेटा जब आंसर, ये सब क्या है? आंसर है सर. जब आंसर वैरी करने लगे, आंसर क्या हो जाए, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या करे? वैरी करने लगे. कैसे? एज द पर्सन चेंजेज. तो हम बोलते हैं कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. ये क्या शो करता है कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है. इवन प्राइम नंबर, सर कहीं पे भी जाकर आप पूछिएगा, किसी से भी पूछिएगा तो टू ही बोलेगा, यानी दिस इज वेल डिफाइंड. जब आंसर वैरी ना करे, आंसर
must not vary as the person changes। तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड है, ये बहुत अच्छे से डिफाइंड है। और जब आंसर वेरी करने लगे तो क्या बोलेंगे? नॉट वेल डिफाइंड, ये अच्छे से डिफाइन नहीं है। आई होप कि आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है सर? ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी खुद एक ऑब्जेक्ट है, टेबल, चेयर, नंबर्स, दिस ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। और भी बहुत कुछ हो सकता है सर। तो सेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? सेट का एग्जाम्पल क्या होगा सर? तो जैसे हम बोल दे यहां पे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। आपको पता है यस सर क्या क्या होता है सर? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है एंड यू होता है। यही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वॉवेल्स का। और इसको हमेशा हम कैसे लिखते हैं? देखो करली ब्रैकेट में। अब समझिए कि करली ही ब्रैकेट में क्यों लिख देते हैं? सर करली ब्रैकेट का मतलब होता है जितने नंबर्स लिखे गए हैं बस उतने नंबर की ही बात हो रही है। तो इसमें कोई पूछे कि आपसे कितना नंबर है, तो इसका मतलब हो गया ओनली 5 नंबर्स, यानी ओनली 5 ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है सर, इफ मैं ऐसे करके लिख देता ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, तो इसका मतलब हो गया कि ए से लेकर ई तक, ई से लेकर आई तक, आई से लेकर ओ तक और ओ से लेकर यू तक सारे, ये 5 के अलावा इसके बीच में जो आ रहे हैं ये सब तो ये तो गलत है, ये सब तो वॉवेल है था नहीं, उसके बीच वाला भी। समझे कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं सर? करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। बात समझे? सेट का मतलब क्या है सर? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब समझा दिया, एग्जाम्पल देकर समझा दिया। सो दिस इज सेट। अब समझो सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है सर। तो बेटा 2 तरीका है रिप्रेजेंट करने का। एक है रोस्टर फॉर्म, जो कि सबसे इजी फॉर्म है ना? रोस्टर फॉर्म। सर ये रोस्टर फॉर्म किस बला का नाम है? ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिखा एक सेट ए है, वो कैसे डिफाइंड है? ए ई आई ओ यू। अब देखते समझ जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं सर? 5 ऑब्जेक्ट्स हैं सर इसमें। कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं सर? वॉवेल्स हैं। यदि हमसे कोई बोलता कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल लिख दो, तो हम क्या ऐसे ही लिख देते? यस सर। तो ये जो तरीका हुआ, जब एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं तो हम बोलते हैं क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। और दूसरा क्या तरीका है सर? सर दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म।
दूसरा क्या तरीका है? अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सर देखो क्या लिखेंगे, जैसे एक सेट ए था, हम बोलेंगे एक्स एक ऑब्जेक्ट है, इसको पढ़ते हैं सच दैट, इस सिंबल को पढ़ते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अ वोवेल। मतलब समझे? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल। अब जैसे ही कोई भी पर्सन ये पढ़ेगा तो उसके माइंड में यही ख्याल आएगा, क्या? ए ई आई ओ यू, यानी एक्स कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है। बात समझे? तो ये दो तरीका है। एक तो आप स्टेटमेंट जिसमें लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या? सरसेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और जिसमें आप एलिमेंट को खुद कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं सर। बात समझ में आई बेटा? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। रिप्रेजेंटेशन समझ गए? अब समझते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे आप देखे होंगे कि कहीं लिखा हुआ है 1,2, है ना? ये क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। समझे कि नहीं? कहीं देखे होंगे लिखा होगा 2,3, ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। सर 2,1 एक ऑर्डर पेयर है। 3,2 सर एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? सर इसका डेफिनेशन लिखेंगे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स की जगह ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, दैट आर सेपरेटेड बाई कॉमा एंड रिटेन इन, किस में लिखा जा रहा है? ये इसको क्या कहते हैं सर? छोटी, बोलते हैं ना छोटी कोष्टक, यानी स्मॉल ब्रैकेट इसको, हाँ, तो इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। सर इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेन इन पैरेंथेसिस, याद रखिएगा। ध्यान से समझिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ए कॉमा बी यदि लिखा हुआ है तो सर ए क्या है इसमें? सर ए जो है फर्स्ट एलिमेंट है या फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये समझना है इसमें। और सर बी क्या है सर? बेटा बी है सेकंड एलिमेंट। बी क्या है सर? सेकंड एलिमेंट है बी। यानी सर फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या था? 3 था, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या था सर? 2 था। इसका सेकंड एलिमेंट 3 था, इसका सेकंड एलिमेंट 2 था। इसलिए ये दोनों अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आया? यस सर। अब इसमें नोट करके लिख लीजिए, इफ एक ऑर्डर पेयर इक्वल होता है दूसरे ऑर्डर पेयर के, यदि ऐसा हो तो क्या होगा? देन सर इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकता है। बात समझे? यस सर। यानी क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू सी के इक्वल होनी चाहिए,
एंड बी की वैल्यू डी के इक्वल होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। यदि ऐसा कि मैंने इफ x प्लस 23y-4 इज इक्वल टू 25, 2, फाइंड x एंड y। तो क्या करेंगे सर? ये दोनों इक्वल है, ऑर्डर्ड पेयर है, देयरफॉर x प्लस 20 इक्वल होना चाहिए 25 के, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, एंड सर सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। यानी सर x इक्वल टू क्या हो गया? 25 - 20, यानी सर x इक्वल टू 5 हो गया। यस सर। यहाँ सर 3y इक्वल टू 2 + 4, यानी सर 3y इक्वल टू 6 हो गया, यानी y इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू, सर ये कैंसल आउट, 2 हो गया सर। देखिए x और y की वैल्यू आई कि नहीं? आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। अब एक टर्म आता है कार्टेजियन प्रोडक्ट। क्या आता है? कार्टेजियन प्रोडक्ट। ध्यान से समझिए। मान लेते हैं एक सेट है ए जिसमें दो एलिमेंट है ए एंड बी, और एक एलिमेंट है बी जिसमें 3 एलिमेंट है सी, डी एंड जी। तो यदि कोई मेरे से बोले कार्टेजियन प्रोडक्ट, तो यानी इसका मतलब हो गया ए क्रॉस बी, है ना? ए क्रॉस बी। इसका लिखने का तरीका क्या है? इसका लिखने का तरीका है कि भैया इसमें लिखेंगे एक पैरेंथेसिस के अंदर में ए कॉमा सी such that A is first element must be the element of first set, and C second element must be a set of second set, an element of second set। ये ध्यान से याद रखिएगा। मतलब सर यदि इस क्वेश्चन के लिए मेरे को ए क्रॉस बी निकालना पड़े, तो कार्टेजियन प्रोडक्ट ए सेट ए एंड सेट बी का निकालना पड़े, तो हम लिखेंगे ए सी के साथ ए। हमको ऐसे लिखना है कि एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? देखो पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, फर्स्ट सेट का। फिर दूसरा एलिमेंट सर सेकंड सेट का, सेट बी का होना चाहिए। तो यदि यहां से हम ए लिए, तो यहां से हम क्या ले सकते हैं? सी। पहला मिला कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा सर पहला यदि ए लिए तो दूसरा यहां से डी भी लिया जा सकता है। ऐसे ही तीसरा सर पहला यदि ए को कंसीडर किए तो दूसरा जी भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर सर ऐसे ही यदि बी को कंसीडर किए तो सी कंसीडर किया जा सकता है। फिर सर बी को कंसीडर किए तो डी कंसीडर किया जा सकता है। फिर सर बी को कंसीडर किए तो जी भी कंसीडर किया जा सकता है। तो दिस इज द कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बात समझ में आई? यस सर। सर इसका डेफिनेशन यदि लिखना आ जाए तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इफ A and B are
टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B is defined by A cross B is equal to A comma B such that A belongs to first set and लिखना है B belongs to second set। बात समझे? इसको क्या पढ़ते हैं सर? सर ये जो सिंबल है, इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। देखो लिख देते हैं, ये जो सिंबल है इसको क्या पढ़ते क्या है? बिलोंग्स टू। इस सिंबल को पढ़ते हैं ये, ठीक है। बिलोंग्स का मतलब क्या है? ये जो एलिमेंट होना चाहिए वो फर्स्ट सेट का होना चाहिए। बिलोंग्स टू यानी बी जो एलिमेंट है वो किस सेट से आया है? सर बी सेट से आया है। जैसे हम बोले ए बिलोंग्स टू सेट ए, जी बिलोंग्स टू सेट बी, क्योंकि फर्स्ट सेट ए था, दूसरा सेट बी था। समझे? यस सर। आगे बढ़े? यस सर बढ़िए। अब एक टर्म आता है रिलेशन, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा? ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। We are going to meet soon in the next session. Till that, bye bye, take care. Thank you.